हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दिनेश सिंह परमार अपनी यूट्यूब चैनल दिनेश परमार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में मैं टेंस को लेके जानकारियां कुछ देने जा रहा हूं। मोस्टली क्या होता है कि जब हम लोग स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं या इंग्लिश ग्रामर या जिसको कहें, जब इंग्लिश को लिखना होता है, रिटन इंग्लिश में कोई हम वर्क करते हैं, रिटन वर्क करते हैं इंग्लिश में, या इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है और टेंस की बहुत आवश्यकता होती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब तक किसी भी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो उन चीज़ों को रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है। वो चीज़ें माइंड में इजी वे में याद हो जाए या सेट हो जाए, वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ टेंस। आपने टेंस पढ़े भी होंगे बहुत सारे लोगों ने, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। जिन्होंने पढ़े भी हैं, कुछ उनका कन्फ्यूज़न है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज टेंस के विषय में ब्रीफिंग करते हैं। टेंस, TENS, ये स्पेलिंग है। टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? काल या समय। टेंस को हम हिंदी में काल या समय कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि हम टेंस का हमें यूज़ क्यों करते हैं, हमें टेंस की यूज़ की ज़रूरत क्यों महसूस होती है इंग्लिश में। दोस्तों, हम लोग हिंदी से बैकग्राउंड से हैं, हिंदुस्तानी है, हिंदी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, तो वो हमारी मदर टंग, हम उसको आराम से बोलते हैं और उसमें कोई विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि टेंस का हिंदी अर्थ होता है समय या काल। अगर हमें समय को रिप्रेजेंट करना है, अगर हमें समय को दिखाना है, तो हमें टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमें टेंस की नॉलेज नहीं होगी तो हम समय अनुसार न इंग्लिश को बोल पाएंगे न लिख पाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे इस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट, ठीक है। अगर मैं अपने दादाजी या अपने नाना जी की बात करूं कि मेरे दादाजी ने मेरे लिए ये किया, या मेरे फादर मेरे लिए ये चीज़ लेकर आए, यानी जब हम भूतकाल यानी बीते समय में जब हम बात करें, तो उसके लिए टेंस के कुछ नियम अलग होंगे। जब हम करंट समय की बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे, तो टेंस के नियम अलग होंगे। और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो आप ना तो प्रेजेंट की करंट समय की बात कर रहे हो, जो करंट समय से वर्तमान की बात नहीं कर रहे हो, ना आप गुजरे हुए समय यानी पास्ट की बात कर रहे हो, जिसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। अब हम बात करें भविष्य काल की, कि मैं आगे बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो जब कभी हमें भविष्य की बात करनी होती है, या प्रेजेंट की बात करनी होती है, या पास्ट के बीते समय की हमें बात करनी होती है, तो जब तक हमें टेंस की नॉलेज नहीं होगी तो हम इन चीज़ों को इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तभी टेंस को हम कहते हैं काल या समय। तो जब हमें इंग्लिश में समय को रिप्रेजेंट करना होता है, समय को दिखाना होता है, तो हमें टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है, हमें टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा टेंस, हम टेंस यानी काल यानी समय को 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। प्रेजेंट यानी करंट समय, जैसे मैं समय वीडियो लोड कर रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टाइम है। फिर होता है पास्ट यानी भूतकाल, बीता हुआ समय, जो काम पहले काफ़ी समय पहले हो चुका है, जो काम गुजर चुका है, तो वो हो गया भूतकाल। और जो अभी भविष्य में होगा, जो अभी हुआ नहीं है, आने वाला जो समय होता है, उसको हम फ्यूचर कहते हैं। जैसे अभी मैं मान लो कोई बच्चा 10th में पढ़ रहा है, तो लोग नहीं कहते अच्छे से पढ़ाई करो जैसे फ्यूचर में आप डॉक्टर बन जाओ। तो यानी जो काम अभी हुआ नहीं है, आगे होगा, तो वो कहता है फ्यूचर। तो टेंस को हम 3 भागों में बांट देते हैं। प्रेजेंट वर्तमान समय यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी बीता हुआ समय यानी भूतकाल, और फ्यूचर यानी आने वाला समय या भविष्य काल, ठीक है।
तो ये तो हुआ टेंस। अब ये 3 टेंस होते हैं और इन तीनों टेंसों के 4-4 हम लोग पार्ट कर देते हैं। तो ये वैसे मेन टेंस के 3 ही पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर प्रेजेंट के 4 पार्ट करें, पास्ट के 4 पार्ट करिए और फ्यूचर के 4 पार्ट करिए, तो ऐसे बन जाते हैं 12। बहुत इजी है। जैसे मैं प्रेजेंट के पार्ट करता हूँ, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। दूसरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह आप पास्ट भी बता सकते हैं, बस प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा दीजिए। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिनको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह सिमिलरली you can write the 4 part of the future indefinite future tense, जैसे future indefinite, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense। इस तरह टेंस के 3 पार्ट होते हैं और प्रेजेंट पास्ट के 4-4 पार्ट होते हैं। इस तरह 12 पार्ट बन जाते हैं। एक बार इन टेंस को आपने अच्छे से समझ लिया, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। तो मैंने बताया आपको पार्ट। टेंस का मतलब बताया, टेंस को हम समय या काल कहते हैं, और इंग्लिश में टेंस का यूज़ होता है समय को दिखाने के लिए, वो मैं आपको बता दिया। फिर बताया कि टेंस के 3 भाग हुए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। फिर बताया प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। अच्छा, इस वीडियो में अभी मैं टेंस नहीं समझाने वाला हूँ, प्रेजेंट टेंस के विषय में नहीं बताऊँगा। अभी उनके जो कंपोनेंट है, उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उनके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, जो कुछ ऐसे टूल्स हैं, जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूरत होती है। अब बात आती है कि जब हमें अपने फीलिंग्स, अपने मन की बात को इंग्लिश में लिखना होता है तो हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको कहना है कि मैं तुम्हें जन्मदिन पर एक गिफ्ट दूंगा, तो सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा कि मैं गिफ्ट दूंगा, भी दिया नहीं है, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अगर रूल आते होंगे तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब किसी भी हिंदी से जब इंग्लिश में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं या इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स या जो इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनको कंफ्यूज होते हैं। जैसे बहुत से लोग इसमें मोस्टली जब टेंस को हम करते हैं तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड की बहुत ज़रूरत होती है, तो इनको भी समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी हम सेंटेंस को बनाते हैं तो आपको सब्जेक्ट सुनने में आता है, मेन वर्ब सुनने में आती है, ऑब्जेक्ट सुनने में आता है और अदर वर्ड सुनने में आता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। इसको मैं बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कितने भी कहीं से भी बिलोंग करते होंगे आपको समझ में आएगा। तो पहले जब किसी भी इंग्लिश में जब हम अनुवाद करते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं या इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं, तो वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमें परेशान करते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं। तो बहुत इजी तरीके से समझिए एक बार में। सब्जेक्ट, जब कोई सेंटेंस को आप पढ़ें और सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढें कि सेंटेंस में वर्क क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। क्लियर? कोई सेंटेंस लिखा है तो उसमें ढूंढिए कि इस सेंटेंस को रीड करने से, पढ़ने से हमें ये मालूम पड़ जाए कि इसमें काम क्या हो रहा है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, वह दिल्ली गया, बहुत इजी सेंटेंस लेता हूं जिससे समझ में जल्दी है। वह दिल्ली गया, तो आप इस सेंटेंस को रीड करिए और इसमें ये देखिए कि इसमें काम कौन सा हुआ है। तो जैसे आप इस सेंटेंस को कंसिडर करेंगे, इस पर ऑब्जर्व करेंगे, इसको देखेंगे तो लिखा है वह दिल्ली गया, तो इसमें जो काम हुआ है, एक्शन जो हुआ है वो जाने वाला हुआ है, गया। तो जो गया हुआ है तो ये हमारी हो गई मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ड है। वो गया ना, तो वह दिल्ली गया,
तो इसमें जाने वाला काम हुआ गया, यानी वेंट। तो ये हमारी हो गई वर्ब, जिसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। क्लियर? मेन वर्ब को ऐसे याद रखिए, एक्शन वर्ड। मारना, पीटना, सोना, जागना, हंसना, रोना, दौड़ना, सोचना, पढ़ाना, पढ़ना, भागना, ये सब एक्शन वर्ड हैं जिनको हम कहते हैं क्रिया, काम। ये सब मेन वर्ब कहलाते हैं। तो हमने जैसे सेंटेंस को रीड किया तो मुझे मालूम पड़ गया कि वह दिल्ली गया, तो इसमें जो काम हुआ है गया, जाने वाला, तो ये हमारी बन गई मेन वर्ब। क्या बन गई हमारी? मेन वर्ब हमारी बन गई। अब मेन वर्ब हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह हम मेन वर्ब ढूंढेंगे, यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। बस ये देख लो कि सेंटेंस में काम कौन सा हुआ है, वो मेन वर्ब हो गई। दूसरा, अब ये देखो गया कौन, यानी ये जो काम, जाने वाला काम हुआ, ये किया किसने है? तो सेंटेंस को दोबारा रीड किए, वह दिल्ली गया, यानी वह कोई आदमी है जो दिल्ली गया। तो जिसने जाने वाला काम किया है, करता, यानी जो काम को करे, तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ही, वह दिल्ली गया, तो ही यानी वह था, वह दिल्ली गया है। तो यहाँ पे जो वह है वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स करता, जिसने काम किया, इसमें काम हो रहा है जाने वाला। तो देखो दोनों चीज, जो काम हो गया वो हमारी मेन वर्ब हो गई। उस काम को किया किसने? ही ने, यानी वह ने, तो वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब अगली बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो वो कहाँ गया? तो निकल के आएगा दिल्ली गया, तो दिल्ली हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो मोस्टली जब हम सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी करते हैं, तो मोस्टली वी फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अबाउट सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इनको बस बहुत इजी समझने का तरीका है, जो सेंटेंस में काम को करे वो हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट, और जो काम होता है वो होता है हमारा मेन वर्ब यानी क्रिया यानी एक्शन वर्ड, और उस काम का जिस वस्तु से संबंधित होता है वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। एक और हिंदी सेंटेंस लेते हैं, बहुत इजी। उसने आम खाया। क्या है सेंटेंस? उसने आम खाया। तो आप इसमें देखिए, इसमें काम क्या हो। तो जैसे आपने देखा कि मैंने उसने आम खाया, तो इसमें जो वर्ब है उसमें काम क्या हुआ है? खाने वाला काम हुआ है। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। उसने आम खाया, तो जो खाने वाला काम हुआ है तो वो हमारा हो गया वर्ब, मेन वर्ब। अब आम किसने खाया? उसने, यानी ही, तो वो हमारा हो गया सब्जेक्ट जिसने काम किया है। और क्या खाया है? आम यानी मैंगो, तो वो हमारा हो गया है ऑब्जेक्ट। तो बहुत इजी वे में ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको बहुत इजी तरीके से अपनी लोकल लैंग्वेज और देसी तरीके से जो बताने का तरीका हो तो उसमें मैंने बताया है। और इससे ज़्यादा आपको नहीं सोचना। कोई भी सेंटेंस हो उसमें देखिए काम कौन सा हो रहा है, उस तो वो हो जाएगी हमारी मेन वर्ब। काम वो किसने किया यानी वो हो जाएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, और क्या काम किया गया है। जैसे उसने आम खाया, तो क्या खाया? आम, तो वो मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। वह गया, तो कहाँ गया? दिल्ली, तो दिल्ली हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मोस्टली when you talk to anybody, when you speak in English, and when you write any sentence in English, so you face such type of problem. You need to write proper subject, proper main verb and object. तो सबसे पहले हम टेंस की शुरुआत करें तो उससे पहले हमें समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट की जानकारी लेकर आएंगे, और ये याद रखिए माइंड में आप कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होता है। आपको अपनी हैबिट प्रकट करनी हो, किसी की हैबिट अपनी बतानी हो या किसी की हैबिट बतानी हो, प्रेजेंट समय में कोई आप काम करते हैं वो आपको बोलना हो, या फ्यूचर में कोई फिक्स इवेंट होने वाली है वो आपको बताना हो, तो उन सब के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ज़रूरत होती है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, IAS, PCS, SSC, बैंक,
डिफेंस सर्विसेज, इंग्लिश में कॉमन एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, गैप फिलिंग, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सबका संबंध इंटेंस से ही होता है। कहीं वर्ब चेक करा ली जाती है, कहीं सब्जेक्ट चेक करा लिया जाता है, कहीं हेल्पिंग वर्ब। तो एक बात आप याद रखिए कि स्टार्टिंग में आपको मेहनत से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। उसके बाद जब भी कभी आप कोई मैगज़ीन या कोई एक्सरसाइज बुक उठाएंगे और उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये खुद फील करेंगे कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, इससे हम बड़ी आसानी से कॉमन एरर्स ढूंढ सकते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्लियर कर सकते हैं, गैप फिलिंग कर सकते हैं। क्योंकि सारे टेंसों की बड़ी वैल्यू होती है। तो इस वीडियो को आप कई बार देखें, जो नोट करने की जरूरत पड़े उनको नोट कर लीजिए, और आपको किसी चीज़ की और भी जानकारी चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न आ रहा हो, किसी डिलेमा की कंडीशन हो, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। And if you learn everything gradually, after some times you can easily speak English and write your thoughts in English also very clearly. तो आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लोगों तक पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे सबको जानकारी हो। बहुत सारे यूट्यूब में चैनल अवेलेबल हैं। हमें बार बार मैं यूट्यूब को थैंकफुल होना चाहिए हमें इस तरह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि मैं इस तरीके से अपनी जानकारी को आप तक पहुंचाऊं कि आप बहुत इजी वे में आपके माइंड में सेट हो जाए और इसका पूर्णतः लाभ उठा पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहिए, हम लोग और मेहनत करते रहेंगे, इसी तरह आपकी जानकारी इजाफा करते रहेंगे।